So again, very welcome all of you in today's geometry session. And students, we are going to start the today's geometry session with the conditional statement and the converse. That we had already studied about the line segment and rays, comparison of two segments, congruent segments and their properties, midpoint of a segment, also how to find the distance of any point from the line, etc. in the previous sessions. And also we had already studied about the exercise 1.2. But today we are going to start with the geometry session with the conditional statement and the converse. But हमें यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करना होगा व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट. तो कंडीशनल स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो उसके वर्ड में ही है. व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट? इट मीन्स वी हैव टू क्रिएट अ कंडीशन टू रिप्रेजेंट एनी स्टेटमेंट. एंड और वाइस वर्सा हम ऐसा भी कह सकते हैं द स्टेटमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड इन द इफ देन फॉर्म, दैट स्टेटमेंट मस्ट बी कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट. तो यहाँ पर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझाना चाहूंगा. द कंडीशनल स्टेटमेंट इज the statements or the statement stated in if then form is called conditional statement. Conditional statement. तो जो स्टेटमेंट इफ देन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं. यहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट का हम एक एग्जांपल देखेंगे. एक पहले जनरल स्टेटमेंट हम देखेंगे. सपोज वी हैव द जनरल ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट दैट इज द डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular bisectors of each other. Perpendicular bisectors of each other. तो हमारे पास ये कंडीशनल ये स्टेटमेंट है ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट दैट इज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. अब इसको हमें कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर मैं उसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा CS, दैट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट. अब कंडीशन हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल से एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं. इसका मतलब आप लिख सकते हो इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल देन इट्स डायगोनल्स आर perpendicular bisectors of each other. और वहां पर वो particular type of quadrilateral क्या होगा? If a quadrilateral is a rhombus, then its diagonals are perpendicular bisectors of each other. तो यहां पर हम लिख सकते हैं if quadrilateral is a rhombus, then its diagonals are perpendicular bisectors of each other. Perpendicular bisectors of each other. इसका ये हुआ conditional statement. If quadrilateral is a rhombus, then its diagonals are perpendicular bisectors of each other. ठीक है. तो अब यहां पे हमें एक बात नोटिस करना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट इज द कंपोजिट स्टेटमेंट और द कंबाइंड स्टेटमेंट विद द फ्रेज इफ एंड देन. यहां पर ये स्टेटमेंट एक कंपोजिट स्टेटमेंट है जो इफ और देन इन इस फ्रेज ने कंबाइन किया हुआ है, जिसका फर्स्ट पार्ट है द स्टेटमेंट और द सेंटेंस स्टार्ट विद इफ एंड द सेकेंड पार्ट है द सेंटेंस स्टार्ट विद देन. बट अब ज्योमेट्री में इन दोनों को भी एक पर्टिकुलर नेम्स है. तो यहां पर हम सेंटेंस स्टार्ट विद द इफ को कहते हैं एंटीसीडेंट एंड द सेंटेंस स्टार्ट विद द देन को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. तो यहां पे हम देखेंगे व्हाट इज एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है द सेंटेंस फॉलोइंग इफ इज नोन एज एंटीसीडेंट. तो आपको याद रखना है. यहां पर मैं और एक बात बताना चाहूंगा. व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव एनी कंडीशनल स्टेटमेंट एज अ थ्योरम, देन द
एंटीसीडेंट इज ऑल्सो नोन एज गिवन। तो एंटीसीडेंट को हम गिवन के तौर पे भी वहां पे लिखते हैं, क्योंकि जब हमें कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट एज अ लॉजिकली प्रूव करना होता है तब आपको जो इफ का सेंटेंस है उसकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन में लिखनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि एंटीसीडेंट जो होता है वो गिवन पार्ट होता है, गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट का, और जो कॉन्सिक्वेंट पार्ट होगा जो सेकेंड वो होगा पार्ट टू बी प्रूव। और जो सेकेंड पार्ट होता है इस कंडीशनल स्टेटमेंट का, द सेंटेंस फॉलोइंग देन इट इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। और ये कॉन्सिक्वेंट जब हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसमें एज अ टू प्रूव आता है, जो इसका मतलब है कि द पार्ट टू बी प्रूव इन द कंडीशनल स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड एंड कॉन्सिक्वेंट। तो यहां पर कॉन्सिक्वेंट के बारे में हम लिख सकते हैं द सेंटेंस फॉलोइंग देन इज नोन एज consequent. The sentence following then is known as consequent. तो यहां पर हम नोटिस कर सकते हैं, यहां पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है if ने फॉलो किया हुआ, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहां पर फॉलो हुआ वो स्टेटमेंट है दैट इज कॉन्सिक्वेंट। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट दो सेंटेंस का बना होता है, एक सेंटेंस जो इफ को फॉलो करता है, दूसरा सेंटेंस जो देन को फॉलो करता है। दो इफ को फॉलो करने वाले सेंटेंस को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, देन को फॉलो करने वाले सेंटेंस को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और इन्हीं दो सेंटेंस को जब हम थ्योरम प्रूव करते हैं वहां पे एंटीसीडेंट को हम गिवन के तौर पर लिखते हैं और कॉन्सिक्वेंट को हम टू प्रूव के तौर पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको बेटर समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेंगे कॉन्वर्स। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल सेंटेंस दैट इज कॉन्वर्स। So, what is the converse now? Next point, converse. तो converse के बारे में हम कह सकते हैं the statement obtained by interchanging of antecedent and consequent of conditional statement is called converse statement. Is called converse statement or the converse. The statement obtained by interchanging the antecedent and the consequent of the conditional statement is called converse statement or the converse. तो यहां पर इसका भी हम एग्जांपल देख लेंगे कि we have already conditional statement here, that is if quadrilateral is a rhombus then its diagonals are perpendicular bisectors of each other. यहाँ पे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पहले से ही अवेलेबल है, इसका आपको अब कॉन्वर्स लिखना है। तो इसका कॉन्वर्स आप कैसा लिखोगे, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है डेफिनेशन में कि कॉन्वर्स क्या होता है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की अदला बदली होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो देन के बाद का सेंटेंस है वो इफ के बाद लिखना है और इफ के बाद का जो पूरा सेंटेंस है वो देन के बाद में लिखना है। तो ये हुआ आपका कॉन्वर्स। तो यहाँ पे हम इसे चेंज कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अगर एक क्वाड्रिलैटरल रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो यहां पे हमें उसे उल्टा करना है। अब हम कहेंगे इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन दैट क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस। हो गया उल्टा पुल्टा, और इसे हम कहेंगे कॉन्वर्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं कॉन्वर्स, इफ diagonals of a quadrilateral
If the diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisectors of each other, perpendicular bisectors of each other, then it is a rhombus. Then it is a rhombus. If diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisectors of each other, then it is a rhombus. तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का उल्टा स्टेटमेंट हमने लिखा है, तो उसे कहते हैं हम कॉन्वर्स स्टेटमेंट. बट अब यहाँ पे और एक बात है जो आपको नोटिस करनी है, और वो बात ये है, इफ the property or the given property is true, then that is not necessary all the time the converse must be true. तो आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे याद रखना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रू भी होती है तो ये जरूरी नहीं कि उसका कॉन्वर्स भी हमेशा ट्रू हो. इट इज मे और मे नॉट भी हम यहाँ पे कह सकते हैं. उसके बारे में हम दो पॉसिबिलिटीज कह सकते हैं कि कॉन्वर्स ट्रू होता भी है और नहीं भी हो सकता. तो यहाँ पर जो है कॉन्वर्स ट्रू है और प्रॉपर्टी भी ट्रू है. अब हम एग्जांपल देखेंगे कि ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट का कि जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन उसका कॉन्वर्स फॉल्स आएगा. वो कैसे? Example second, example number 2. पहले लिखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट. इफ अ नंबर इज प्राइम नंबर, इफ अ नंबर इज प्राइम, देन इट इज इवन और ऑड. इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर, देन इट इज इवन और ऑड. ये हुआ आपका कंडीशनल स्टेटमेंट. यहां पे आप इसका लिखेंगे कॉन्वर्स. तो कॉन्वर्स में आपको पता है क्या करना है. देन के बाद का सेंटेंस इफ के बाद में लिखना है और इफ के बाद का सेंटेंस देन के बाद में लिखना है. तो यहां पर हम लिख सकते हैं इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, देन इट इज अ प्राइम नंबर. बट यहां पे आप नोटिस कर सकते हो द गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट और द प्रॉपर्टी इज ट्रू, बट नाउ द कॉन्वर्स इज फॉल्स. और ये फॉल्स क्यों है यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मालूम है इफ अ नंबर इज प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड. तो आपको प्राइम नंबर्स अच्छे से मालूम है 2, 3, 5, 7, नेक्स्ट दैट इज 11, 13, 17 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज सम प्राइम नंबर्स जिसमें हम देख सकते हैं 2 इज द इवन प्राइम नंबर एंड ऑल अदर्स आर द ऑड प्राइम नंबर्स. इसका मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. लेकिन अब यहां पे हम देखेंगे इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर. दिस इज द फॉल्स. कि हम यहां पे दो एग्जांपल लेंगे, एक इवन नंबर का एक ऑड नंबर का. सपोज वी हैव द इवन नंबर 10 एंड सपोज द ऑड नंबर 15. तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमें मालूम है द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर. बट यहां पर हम देख सकते हैं 10 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 5 एंड 15 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 5. इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 15 ये दो नंबर्स 1 और इटसेल्फ, इसका मतलब एक और उसी नंबर के अलावा 2 और 5 और 3 और 5 से डिविजिबल है. इसका मतलब ये हुआ दिस इवन नंबर एंड दिस ऑड नंबर, दिस बोथ नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स. इसका मतलब ये होता है आवर कॉन्वर्स स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कॉन्वर्स स्टेटमेंट होता है वो हमेशा ट्रू नहीं होता, वो फॉल्स भी हो सकता है. अब हम देख लेंगे थ्योरम्स एंड प्रूफ. The next point that we are going to learn, theorem and proof. Theorem and proof.
So guys, we had already studied about the postulate in previous sessions. तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, मैंने बताया था कि postulates क्या होते हैं. The postulates are the self-evident truths, जिसको हम बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है या फिर प्रूव नहीं करते, और द प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर कॉल्ड postulates और axioms. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, वाटर डजंट हैव एनी कलर, दिस इज द पोस्टुलेट, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रॉपर्टी है. तो उसके बाद में हम देखने वाले थे कि थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज द थ्योरम. तो यहां पे आपको नोटिस करना होगा, थ्योरम आर द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली बाय यूजिंग द पोस्टुलेट्स और सम अनदर प्रॉपर्टीज. तो थ्योरम ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द सम प्रॉपर्टीज और पोस्टुलेट्स में भी. तो थ्योरम पहले, द प्रॉपर्टी कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली यूजिंग postulates or previous proved properties is called theorem. तो जो प्रॉपर्टी पोस्टुलेट के आधार पर या फिर पहले ही कुछ प्रूव की गई हुई प्रॉपर्टीज के आधार पर लॉजिकली प्रूव किया जाता है, उसको हम थ्योरम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द सम of three angles of triangle is 180 degree. So this is the major property of triangle that we are familiar with this property, but we can prove this property by using previous some properties, that is we had already studied about the parallel lines and the properties of parallel lines. तो properties of parallel lines का यूज करके हम ये property of three angles, sum of three angles of triangle प्रूव कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ, this property can be proved logically and therefore this is known as a theorem. तो इसके बाद में हम देख लेंगे what is proof. नेक्स्ट, प्रूफ. तो प्रूफ के बारे में हम कह सकते हैं, द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मेड टू प्रूव अ थ्योरम इज कॉल्ड प्रूफ. तो जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट थ्योरम प्रूव करने के लिए यूज की जाती है उसे हम प्रूफ कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक तरह का ग्राफ है जहां पे हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एविडेंस दिए जाते हैं और फाइनली वी कैन प्रूव दैट व्हाई द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हम करेंगे उस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, दैट पर्टिकुलर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज नोन एज अ प्रूफ. तो आपको यहां पर मैं और बताना चाहूंगा, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रूफ्स. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रूफ्स. सो फर्स्ट टाइप है आपके पास डायरेक्ट प्रूफ. फर्स्ट ऑफ टाइप ऑफ प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ. तो डायरेक्ट प्रूफ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हेन we prove any property by using the antecedent, we can simply prove the consequent by using the antecedent. That method of proving theorem is known as direct proof method. तो यहां पर डायरेक्ट प्रूफ के बारे में हम कह सकते हैं, the method, और एक ऐसी मेथड जहां पे हम एंटीसीडेंट और सम अनदर प्रॉपर्टीज यूज करके डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंट की तरफ जा सकते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंट गेन कर सकते हैं, उस मेथड को हम डायरेक्ट प्रूफ कहते हैं. तो यहां पे मैं लिखूंगा, if we, और यहां पर by using antecedent
by using antecedent, if we reach up to the consequent directly, it is called direct proof. तो इसका मतलब ये हुआ, by using antecedent if we reach up to the consequent directly, then this method of proving is called direct proof. अब डायरेक्ट प्रूफ का एक एग्जांपल और इनडायरेक्ट प्रूफ का एक एग्जांपल हम दोनों भी देखने वाले हैं, लेकिन वो हम बाद में देख लेंगे. सो द सेकेंड टाइप ऑफ प्रूफ, दैट इज इनडायरेक्ट प्रूफ. इनडायरेक्ट प्रूफ, तो इनडायरेक्ट प्रूफ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा. इनडायरेक्ट प्रूफ ये ऐसी मेथड होती है जहां पे जो हमें प्रूव करना है उसके एग्जैक्टली अपोजिट हम थिंक करते हैं, और फाइनली लॉजिकल आर्गुमेंट के बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एजम्पशन था, ये हम समझ लेते हैं कि हमारा जो एजम्पशन था जिसको हमने गलत करार दिया था वही ट्रू है, और इसका मतलब ये होता है कि हम उसको डायरेक्टली प्रूव करते हैं. तो इनडायरेक्ट प्रूफ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा. द प्रूफ starts with assumption that is consequent is false. Consequent is false. This method of proving is called indirect proof. तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि द प्रूफ स्टार्ट्स with assumption that is consequent is false. This method of proving is called indirect proof of method. Okay? तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमें प्रूव करना है उसको ही हम गलत एजम करते हैं, और फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो हमारा एजम्पशन था, जो हमने कॉन्सिक्वेंट गलत समझा था, वही हमारा एजम्पशन गलत है. इसका मतलब जो कॉन्सिक्वेंट है वो ऑलरेडी करेक्ट है. तो ये रहे आपके थ्योरम एंड प्रूफ. अब यहां पर हम डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ के जो दो एग्जांपल्स है, जो दो थ्योरम्स हम प्रूव करने वाले हैं, वो हम अगले सेशन में देख लेंगे. थैंक यू वेरी मच.